राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका, डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान, और इसके अलावा हम लोग आज एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित करेंगे जो डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन एवं उनके दर्शन से संबंधित होगा। और उस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को हम सभी प्रमाण पत्र देंगे और साथ ही साथ जो प्रथम 3 स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें हमारे महाविद्यालय की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले अपने महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर के.पी. यादव, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री मनोज कुमार जी एवं राजकीय कल्याण छात्रावास के छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर जवाहर पासवान सर एवं सभी अतिथियों से आग्रह करेंगे कि सर्वप्रथम डॉक्टर अम्बेडकर साहब के चित्र पर पुष्पांजलि कर आज उन्हें श्रद्धांजलि दें। रुको ना, थोड़ा सा साइड हो जाओ ना। हम देखे सब कर आप सभी जानते हैं बाबा साहेब हमारे बीच 14 अप्रैल 1893 को आए और आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को उनका महापरिनिर्वाण हुआ। आज हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान इस विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में जिला कल्याण पदाधिकारी श्री मनोज कुमार सर मौजूद हैं। उनका हमेशा हम सबों को मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहा है। हमारे महाविद्यालय के राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास को उन्होंने काफ़ी मदद की है और जब से कल्याण पदाधिकारी के रूप में आए हैं कई बार हमारे महाविद्यालय में और विशेष रूप से छात्रावास में उनका आगमन हुआ है और जब कभी भी हम किसी भी कार्यक्रम में उन्हें बुलाते हैं तो वे सहर्ष हमारे बीच आते हैं और आज भी वो समय से पहले हमारे बीच आए। इसलिए हम आप सबों से अनुरोध करेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मैं अपने महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य डॉक्टर के.पी. यादव सर और छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर जवाहर पासवान सर से आग्रह करेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अंग वस्त्रम और एक पुस्तक हम लोग उन्हें देना चाह रहे हैं, सामाजिक न्याय डॉक्टर अम्बेडकर विचार और आधुनिक संदर्भ, ये देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। बिना समय बनाए आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे विश्वविद्यालय के
सीनेट एवं सिंडिकेट के माननीय सदस्य और राजनीतिक एवं विभाग टीपी कॉलेज मधेपुरा के सम्मानित विभागाध्यक्ष डॉक्टर जवाहर पासवान सर से आग्रह करेंगे कि आप आएँ और आज के इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालें। डॉक्टर जवाहर पासवान। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। आज ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय में हम देश के एक ऐसे मानव को याद करेंगे जिनका हमारे राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका रही है, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सुधांशु शेखर जी को कि राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे व्यस्तम समय में भी इनके द्वारा ये प्रस्ताव आया कि इसी कार्यक्रम में सम्मिलित करके हम लोग राष्ट्र के निर्माण में जो बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका रही है उसको भी याद करेंगे। और सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी मधेपुरा का, हम महाविद्यालय परिवार की ओर से, राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास की ओर से, एनएसएस इकाई की ओर से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे महाविद्यालय को दिया। हम स्वागत करना चाहते हैं अपने अभिभावक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर केपी यादव साहब का, जिनके द्वारा महाविद्यालय के हर गतिविधि को साकार करने में जो अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, अनुशासन का क्षेत्र हो, संपूर्ण महाविद्यालय परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम हो, इनके द्वारा हमेशा सतत प्रयास किया जाता है। हम आज अपने प्रधानाचार्य महोदय का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर संजय परमार जी का, जो मधेपुरा के हिंदुस्तान के सम्मानित पत्रकार हैं, और सिर्फ पत्रकार ही नहीं, ये सीएम साइंस कॉलेज में वाणिज्य विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। हम सम्मान करते हैं सुधांशु शेखर जी का, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम सम्मान करते हैं अपने प्रिय छात्र डॉक्टर राजकुमार जी का, और तमाम हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का आज हम स्वागत करते हैं। और आज हम लोगों को एक गंभीर चिंतन करने की जरूरत है, हम लोगों को गंभीरता से जानने की जरूरत है, हम लोगों को गंभीरता से अध्ययन करने की आवश्यकता है कि आज हम जिस महामानव का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, आखिर क्यों, हम क्यों मना रहे हैं इनका महापरिनिर्वाण दिवस, इस बात को जानना हमारे देश के युवाओं को आवश्यक है। चूंकि राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में जिन व्यक्ति का योगदान होता है वो जीवन में कभी मरते नहीं हैं, वो महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के पूर्व हम लोग अंग्रेज के गुलाम हुआ करते थे। और हमारे देश की जो वास्तविकता थी, हमारे देश का जो सिस्टम था, हमको लगता है कि उस सिस्टम को आज के युवा को जानने की जरूरत है। हमारे देश का ऐसा व्यवस्था था, हमारे देश में इस तरह का सामाजिक वातावरण था कि आज हम जिस रूप में जी रहे हैं, ये सिस्टम और व्यवस्था नहीं था। व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता थी, समाज में भिन्नता थी, समाज विभिन्न समुदायों में बटा हुआ था, और मानव मानव में अंतर समझा जाता था। मानव मानव में इतना अंतर समझा जाता था कि सभी हम देशवासी एकत्रित एक साथ भी नहीं हो पाते थे।
चूंकि ये हमारे समाज का बहुत ही दुखद पहलू था जिस पर हम लोगों को जानना जरूरी है। और ऐसे हमारे देश में पहले अंबेडकर नहीं है जिन्होंने इस वातावरण को बदलना चाहा है। हम जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि बुद्ध के समय से लेकर आज तक हमारे समाज में उद्धारक की आवश्यकता है। आखिर हम ये कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ा, निश्चित रूप से आगे बढ़ा है, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जो खाई आज से 100 वर्ष पहले, जो खाई आज से 2 वर्ष पहले कम हुआ है, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ। अगर हम बुद्ध काल से लेके अंबेडकर के समय तक और अंबेडकर के बाद के समय को भी देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज भी दूसरे अंबेडकर की आवश्यकता हमारे देश में है। बुद्ध हो, फुले साहब हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, जिन्होंने सामाजिक योगदान के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज देश और समाज के साथ साथ विश्व नमन कर रहा है। ऐसे ही महामानव का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। आप लोग अभी जानते होंगे और अभी इनका एक चैनल भी आ रहा है, सीरियल भी आ रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का। जब हम बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन दर्शन का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आज हम जिस व्यक्ति का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, इनको जन्म से लेके मरने के समय तक जीवन में कभी सुख नहीं हुआ। इन्होंने अपने जीवन को सुख और चैन से नहीं जिया, इन्होंने अपने जीवन को आनंद से नहीं जिया। और हमें लगता है कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा समूह अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने जीवन को अमन चैन से जीते तो लगता है कि देश का बहुत बड़ा वर्ग आज बेचैन रहते, उनके जीवन में अमन और चैन नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन दर्शन को अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि आज हमारे बच्चे जिस तरह से महाविद्यालय में, इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन एबीसी है और कौन जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं। सब एक समान रूप से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। आप लोग देखते हैं कि किसी को कोई जानने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन बाबा साहब का जब छात्र जीवन चल रहा था तो उस समय का जो परिवेश था, उस समय की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत उनको विद्यालय में एक साथ बैठने भी नहीं दिया जाता था, एक साथ पानी नहीं पीने दिया जाता था, एक साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था। तब उन्होंने सोचा कि इस खाई को कैसे पाटा जाए, ये जो असमानता है, इस असमानता को कैसे समानता में परिणत किया जाए। इनके लिए उन्होंने सोचा कि इनका एक ही रास्ता और एक ही मार्ग है, और वो मार्ग था शिक्षा। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में लाख यातनाएं को झेल के शिक्षा को कभी नहीं छोड़ा, और शिक्षा के माध्यम से संपूर्णता प्राप्त कर सिर्फ देश नहीं विदेश में शिक्षा प्राप्त कर, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद समाज में समानता लाने के लिए संपूर्ण जीवन संघर्षरत रहे। और आज अगर हम समाज में, देश में समानता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से बुद्ध से लेकर अंबेडकर को याद करना ही पड़ेगा। ये हमारी विवशता है, ये हमारी मजबूरी है। बाबा साहब अंबेडकर अपने छात्र जीवन में बहुत ही साधारण परिवार के थे, और इतने साधारण परिवार के थे कि उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था, पढ़ाई का खर्च पूरा नहीं हो पाता था। तो ऐसे ही समय में एक राजा थे, उनको जब लगा कि ये बहुत बड़े मेधावी हैं तो इनको पढ़ने के लिए जिसको आज तुम लोग स्कॉलरशिप कहता है, इनको स्कॉलरशिप मिला छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा, और उनके पैसे से पढ़ के आए, और शर्त के साथ कि तुम जब पढ़ के विदेश से आएगा तो तुमको हमारे राज में नौकरी करनी पड़ेगी। इस शर्त के साथ बाबा साहब पढ़ के आए, और जब बाबा साहब पढ़ के आए तो शर्त के मुताबिक उस राजा के यहाँ पहुँचे और कहे कि हमको काम चाहिए, और उनको काम दिया गया। और जब काम दिया गया
तो वो भी एक दुखद घटना है कि उनको काम नहीं करने दिया गया, उनको रहने के लिए घर नहीं मिलता था। वो जो काम करते थे तो उनको फाइल फेंक के दिया जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर अधिक दिनों तक इस अपमान को नहीं सह सके और उन्होंने उस कार्य को छोड़ के समाज सुधार के कार्य में लगे। और समाज सुधार के कार्य में लगने के बाद यहाँ दो तरह का आंदोलन हो रहा था। हम लोग एक आंदोलन स्वतंत्रता का आंदोलन हो रहा था और बाबा साहब का कहना था कि स्वतंत्रता का आंदोलन हम विदेशियों से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो असमानता थी उस असमानता का आंदोलन बाबा साहब लड़ रहे थे। देश में दो तरह का आंदोलन हो रहा था, एक स्वतंत्रता के लिए और एक समानता के लिए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जितने भी हमारे महापुरुष थे वो विदेशियों से मुक्ति चाहते थे। बाबा साहब भी विदेशियों से मुक्ति चाहते थे, लेकिन बाबा साहब का कहना था कि विदेशी का मुक्ति हमारे देश को स्वतंत्र करेगा, लेकिन हमारे देश में जो समानता की बात होगी वो हमारे समाज को मुक्त करेगा। बाबा साहब आप लोग जानते हैं, जब अध्ययन कीजिएगा तो पाइएगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में वैचारिक मतभेद रहता था। और वैचारिक मतभेद का मतलब ये नहीं था कि उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था कोई। अंबेडकर साहब चाहते थे कि हमको अंग्रेज से भी स्वतंत्रता मिले और अपने देश में जो असमानता है उस असमानता से भी हमको स्वतंत्रता मिले। गांधी जी का कहना था कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हमारा देश समतामूलक समाज बनेगा, समान हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के पहले अगर समानता का स्वतंत्रता नहीं मिलता है तो स्वतंत्र भारत में भी पुनः आज़ादी की गूंज उठेगी और आदमी चाहेगा कि हमको फिर से स्वतंत्र किया जाए, क्योंकि अंग्रेज से हम सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता ले सकते थे और सामाजिक स्वतंत्रता हमारे देश से हमको मिलना था। लेकिन एन के प्रकारन हमारा देश स्वतंत्र हो गया। सदियों अंधेरे के बाद उजाला मिला, लेकिन कुहासा छाया हुआ। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश में स्वतंत्र भारत का कोई औचित्य नहीं पहले कभी रहा था। हमारा देश स्वतंत्र था ही नहीं। गुलामी के पहले हमारा देश राजतंत्र व्यवस्था में था। उस समय 566 राजा और रजवाड़े हुआ करते थे। एक संपूर्ण भारत रहने के बावजूद भी 566 टुकड़ों में बटा हुआ था राजतंत्र व्यवस्था में। और जो राजा हुआ करते थे सब राजा का अपना अपना नियम और कानून होता था। लेकिन देश स्वतंत्र होने के बाद सारे राजा का शासन समाप्त हो गया और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। देश स्वतंत्र होने के बाद हमारे नेताओं के ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदेही आई और वो जवाबदेही ये थी कि हमारे देश को तो स्वतंत्रता का कोई अनुभव ही नहीं था और हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन अब देश चलेगा कैसे, ये एक बहुत बड़ी जवाबदेही हुई। और इस जवाबदेही के निर्वहन के लिए जब आप गहन अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि विश्व का सभी प्रायः देश का संविधान लिखने वाले एक व्यक्ति थे और नेहरू जी उनके यहाँ जाने लगे भारत का संविधान लिखवाने के लिए। तब गांधी जी कहते हैं नेहरू जी को कि मेरे देश में भी एक ऐसे विद्वान हैं जो हमारे देश का संविधान लिख सकते हैं। तब नेहरू जी जाने कि आखिर वो विद्वान हैं कौन। तब गांधी जी बोले कि अंबेडकर इतने बड़े विद्वान हैं कि हमारे देश का संविधान लिख सकता है। तब फिर संविधान लिखने के लिए बाबा साहब को तैयार किया गया और बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया। स्वतंत्र भारत में जब बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर हुए तो उनको देखने वाले 3 व्यक्ति हुआ करते थे। संविधान का पहले कच्चा पुर्जा तैयार होता था और उनको देखने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अंबेडकर संविधान लिखते थे तो उनको ये तीनों आदमी पढ़ते थे और ओके करने के बाद वो फिर पक्की हो जाता था। इस तरह हमारे देश का संविधान बना, हमारे देश का संविधान लिखाया। और आप जानते हैं कि बहुत विशाल संविधान
विश्व का सबसे बड़ा संविधान, और उस संविधान को लिखने के पहले बाबा साहब संपूर्ण विश्व के संविधान का अध्ययन किया, और संपूर्ण विश्व के संविधान के अध्ययन के बाद जहां जिसमें कमी थी उसकी पूर्ति की गई, और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। आप लोग इस बात को जान रहे हैं कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान बन के तैयार हुआ, और वो संविधान आज के समय में भी विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हमारा संविधान इतना बेहतर संविधान है कि उसमें ये प्रावधान दिया गया कि चूंकि संविधान हम आज लिख रहे हैं तो आज के वातावरण के हिसाब से संविधान लिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कल वातावरण चेंज हो और संविधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाए उस समय के वातावरण के मुताबिक। उसके लिए यह प्रावधान डाल दिया गया कि आप अपने सुविधा के मुताबिक संविधान में किसी भी बात को जोड़ सकते हैं। इसी को हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं। हम लोग चर्चा सुने हैं ना कि संविधान में संशोधन होता है। ये संशोधन क्या है? संशोधन ये है कि उस समय के वातावरण के मुताबिक, उस समय के स्थिति और परिस्थिति के मुताबिक, उस समय के सामाजिक ढांचे के मुताबिक संविधान को लिखा गया, और संविधान में प्रावधान कर दिया गया कि भारत का व्यक्ति भारत के हित के लिए, भारत के जनहित के लिए संविधान में अगर संशोधन की आवश्यकता महसूस हो तो इस देश के जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था से हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जिसको आप लोग जानते हैं ना कि हमारा प्रतिनिधि लोकसभा में होता है, हमारा प्रतिनिधि विधानसभा में होता है, और एक पंचायत स्तर पर भी हमारा प्रतिनिधि होता है। तो जो सबसे बड़े भारत को चलाने के लिए हम लोग जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं उसको सांसद कहा जाता है, और सांसद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा देश के स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है कि जिस व्यक्ति को जन्म से लेके मरने के समय तक संपूर्ण जीवन कष्ट झेलना पड़ा, सामाजिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा, सामाजिक यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जब देश का संविधान लिखने का मौका मिला तो अपने जीवन दर्शन का एक बूंद संविधान में नहीं आने दिया, और उन्होंने संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांध के हम लोगों को संविधान दिया है। आज ऐसे महामानव का महापरिनिर्वाण दिवस है, हम कैसे इसे नमन नहीं करें। अगर हम इसे नमन नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि हम सच्चे देशवासी नहीं हो सकते। कि जिस व्यक्ति को संपूर्ण जीवन में कष्ट ही मिला हो, लेकिन जब उसको न्याय करने की बात हुई तो उन्होंने सबके लिए एक समान व्यवस्था किया, एक समान समरूपता। राजा रंग फकीर, चाहे वो राष्ट्रपति का संतान हो या चपरासी का संतान हो, चाहे ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो या लाखपति हो, करोड़पति हो, सबके लिए एक तरह का व्यवस्था, एक तरह का न्याय प्रक्रिया उन्होंने संविधान के माध्यम से हम देशवासियों को दिया है। इसीलिए हम बाबा साहब को आज उसके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर नमन करते हैं। और आप तमाम छात्राओं से, आप तमाम छात्रों से हम आह्वान करना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन दर्शन उच्च कोटि का हो, उच्च विचार का हो, तो सबको पढ़ने के साथ साथ संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को भी आपको पढ़ना चाहिए। और जब बाबा साहब अम्बेडकर को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से ये भारत माँ के सच्चे सपूत थे और हम लोगों को उनका अनुकरण करना चाहिए। अगर हम उनका अनुकरण कर पाते हैं तभी हम वास्तविक भारतीय होंगे, तभी हम वास्तविक भारत के वासी होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम भी इस देश के लिए, इस समाज के लिए पूजनीय हो, तो आपको ये चीज मानना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर एक पुस्तक में लिखे थे, हम पढ़े थे, कि उनमें उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने जीवन में मर के भी जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको समाज के लिए ऐसा कुछ कर डालना पड़ेगा कि आप नहीं भी रहेंगे तो उसको याद करके समाज आपको जिंदा रखेगा। अगर आप कुछ करने की स्थिति में नहीं है
अगर आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं तो आपको समाज के लिए ऐसा कुछ लिख डालना पड़ेगा ताकि उसको पढ़ के समाज आपको जिंदा रखे। आज ऐसा ही हो रहा है। आप जितने अपने देश के महापुरुष को देख रहे हैं, वो कोई हमारे जात बिरादरी धर्म और मजहब के नहीं है, लेकिन वो हमारे देश के स्वाभिमान है, हमारे देश का शौर्य है, हमारे देश के नायक हैं, और हम मान और सम्मान के साथ उसे मानते हैं, उसे पूजते हैं, उसे अपने जीवन में अंगीकृत करते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि हमारा भी जीवन दर्शन उच्च हो, क्योंकि जब तक हम लोग हैं तब तक तो हम लोगों को मानने वाले हैं, लेकिन हम जब नहीं रहे तब हमको कैसे माने। इसके लिए आपको बाबा साहब के जीवन दर्शन को पढ़ना पड़ेगा और उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, क्योंकि आज का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग कभी इस तरह का व्याख्यान करेंगे तो विभिन्न क्षेत्र में जो बाबा साहब का योगदान भारत के निर्माण में, हमारे राष्ट्र के निर्माण में जो इनकी अहम भूमिका रही है, उसको हम बताएंगे। आप जानते हैं कि आज देश में जो भी चीज आप देख रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप जानना चाहेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर आपको उस क्षेत्र में मिलेंगे और उस क्षेत्र में उसका सोच रहा। चाहे हमारे देश का आर्थिक बात हो, सामाजिक बात हो, धार्मिक बात हो, जिस भी तरह की बात हो, बाबा साहब ने अहम भूमिका निभा के इस राष्ट्र का और इस देश का निर्माण किया है। ऐसे राष्ट्र निर्माता को मैं आज इस मंच के माध्यम से नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। इसीलिए कि हमारे जो मुख्य अतिथि आए हुए हैं, इनको भी आवश्यक कार्य है। इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश के संविधान निर्माता हैं, उसे हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सार्वजनिक व्याख्यान के लिए हम बहुत आभारी हैं, और निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों को इससे प्रेरणा मिलेगी। और हमारे विद्यार्थी यह जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब एक विश्व स्तर के अर्थशास्त्री, जाने माने दर्शन शास्त्री, उतने ही बड़े समाजशास्त्री, उतने ही बड़े विधिवेत्ता, उतने ही बड़े संविधान के विशेषज्ञ, और उतने ही बड़े मानव शास्त्री भी थे, उतने ही बड़े इतिहासकार भी थे, उतने ही बड़े धर्मशास्त्री भी थे। विभिन्न धर्मों का भी जो उनका अध्ययन था वो विशाल था। तो इतने गहन अध्ययन, गहन चिंतन मनन, और सबसे बड़ी बात कि आम लोगों के प्रति जो उनकी संवेदना थी, समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके अंदर जो एक आग जल रही थी, और उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह से तपस्या करके तपाया था, और उसके बाद उन्होंने जो जीवन दर्शन दिया है, वह जीवन दर्शन न केवल दलितों के लिए, न केवल महिलाओं के लिए, न केवल पिछड़ों के लिए, न केवल भारतीयों के लिए, बल्कि वो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सच्चे भारतीय और सही अर्थों में विश्व मानव है, क्योंकि उन्होंने जो दर्शन दिया, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का दर्शन, न्याय का दर्शन, उसमें सभी व्यक्ति के साथ समानता के व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। वह व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का भी हो, किसी भी लिंग का हो, या किसी भी राष्ट्र का क्यों नहीं हो, चाहे वो चीनी हो या पाकिस्तानी हो, सबों के साथ समानता का व्यवहार, सबों को न्याय मिले, सबों के मानवाधिकारों की रक्षा हो, इस बात की अम्बेडकर साहब ने गारंटी दी। इसके लिए वो हमेशा कार्य करते रहे, इसके लिए वो हमेशा संघर्ष करते रहे, और दलित मुक्ति का जो उनका संघर्ष है, वह संघर्ष भी सिर्फ एक जाति की मुक्ति का संघर्ष नहीं है, बल्कि मानव को मानवाधिकार दिलाने का संघर्ष है, मानव मुक्ति का संघर्ष है। इसलिए
यह भ्रांति हट जानी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के मसीहा हैं। डॉक्टर अंबेडकर पूरी मानवता के मसीहा हैं, पूरी मानवता के नायक हैं। और अंबेडकर को पाकर यह भारत माता आज धन्य हुई है। और यह पृथ्वी माता, जो हम कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, तो यह पृथ्वी माता भी धन्य हुई है अंबेडकर जैसे पुत्र को पाकर। तो हम अंबेडकर साहब को पुनः नमन करते हैं। एक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में, एक मानववादी विचारक के रूप में उन्होंने जो योगदान दिया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि जिला कल्याण पदाधिकारी श्री मनोज कुमार सर को, जिनका हमेशा हम लोगों को सहयोग मिलता रहा है और विशेष रूप से वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अंबेडकर साहब का तो सूत्र भी है, पहला सूत्र, शिक्षित बनो, बिना शिक्षित बने कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर संगठित हो, फिर संघर्ष करो। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार में और कल्याण योजनाएं जो भारत सरकार की, बिहार सरकार की है, उसे धरातल पर उतारने में मनोज सर की बड़ी भूमिका है। आपको इस कार्यक्रम में पाकर हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और अपने विद्यार्थियों से आग्रह करेंगे कि एक बार तालियों के साथ मनोज सर आदरणीय प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल साहब, परमार साहब, सुधांशु साहब, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया है। इस के लिए मुझे गौरव महसूस होता है और आप लोगों के बीच अपने सीमित ज्ञान में से कुछ शब्द, कुछ वाक्य और कुछ जानकारी बताने का मुझे सौभाग्य मिला है। जैसा कि आप लोग बहुत सी बातें प्रोफेसर साहब से, जवाहर बाबू से आप लोग सुन चुके हैं। उनकी व्याख्या, उनके ज्ञान की व्याख्या करना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज्ञान की व्याख्या करना संभव नहीं है। फिर भी मैं कुछ बातें जो कि आज के इस आयोजन का विषय है कि राष्ट्र निर्माण में उनका क्या योगदान था, इस संबंध में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले वे संसार के सबसे बड़े मानवतावादी व्यक्ति थे। शासक वर्ग और शोषित वर्ग, दो तरह के वर्ग होते हैं। खास करके आज़ादी से पहले शासक वर्ग थे जिसकी संख्या 10 से 15% थी और शोषित वर्ग जो थे जिसमें की जनसंख्या 85% थी। तो ये 10-15% लोग 85% लोगों का शोषण करते थे। लेकिन जब डॉक्टर साहब को, बाबा साहब को जब मौका मिला संविधान बनाने का, संविधान का निर्माण करने का, तो उसमें उन्होंने ये सारे क्लेश और द्वेष भुला करके पूरे मानव जाति के लिए, पूरे भारतवर्ष के सभी जातियों के लिए संविधान बनाया और उसमें किसी तरह की कोई भी क्लेश या भेदभावपूर्ण नहीं रखा। इसलिए दूसरी बात है कि जब बाबा साहब श्रम मंत्री बने तो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए जो शोषित समाज थे उनको 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। तो बाबा साहब ने इस 14 घंटे या 12 घंटे को घटा करके 8 घंटे
किसी भी पुरुष को या महिला को 8 घंटे से ज़्यादा मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। ये नियम उन्हीं के द्वारा बनाया गया था जब वह श्रम मंत्री थे। जब वह पानी जल और विद्युत मंत्री बने तो उन्होंने जितने भी बड़े बड़े डैम हैं हमारे देश में, उस डैम की विचार रखे और उस डैम को बनाने में जो भी आप डैम देख रहे हैं आप लोग या सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस डैम का निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, यह बाबा साहब का ही देन है कि आज भारत जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है। आज जो हम सबों को वोट देने का अधिकार है, पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सबों को मताधिकार करने का प्रयोग किया। महिलाओं को और पुरुषों को, शोषितों को और सवर्णों को, सबों को एक वोट, एक मत देने का अधिकार, यह बाबा साहब का बहुत बड़ा देन है। ये मताधिकार का प्रयोग हम हैं, आप हैं, क्यों? क्योंकि वे थे। इस बात को आपको समझना होगा। यदि वे नहीं होते तो हम और आप आज यहाँ नहीं होते, हमारी स्थिति ये नहीं होती। हम जिस जगह बैठे हुए हैं, यह कैसे प्राप्त किया गया, इसको जानने के लिए बाबा साहब का अध्ययन करना, बाबा साहब को पढ़ना, बाबा साहब के विचारों को सुनना और समझना बहुत आवश्यक है। अन्यथा आज आप यहाँ नहीं होते, आज हम भी यहाँ नहीं होते। ये स्थिति थी समाज की। एक स्थिति ऐसा था कि निग्रो की जो स्थिति थी, वैसी स्थिति समाज के 85% लोगों को के पास की स्थिति थी। कुत्ते और बिल्ली सार्वजनिक जलाशय, पोखर पर पानी पी सकते थे, लेकिन शोषित और दलित के 85% लोग वहाँ पानी नहीं पी सकते थे। ये स्थिति थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से आज ये जो असमानता थी वह मिटने के कगार पर है। लगभग मिट चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है। इसके लिए आप सबों को आगे आना पड़ेगा, आप सबों को समझना होगा और आप सबों को इसके लिए प्रयास करना होगा। दूसरी बात है, बाबा साहब के छात्र जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई। आज तक उनके छात्र जीवन के संबंध में कोई भी पुस्तक या जानकारी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, फोटो भी उपलब्ध नहीं है। हम यहाँ विद्वानों की सभा में बैठे हुए हैं। हम विद्वानों से आग्रह करते हैं उनके छात्र जीवन के बारे में कोई पुस्तक लिखी जाए और उनके छात्र जीवन को उजागर किया जाए, जिससे कि शोषित और दलित समाज के बच्चे यह जान सकें कि बाबा साहब बनने के लिए कितना कष्ट झेलने के बाद भी हम उस ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसलिए हम इन विद्वान मंडली से निवेदन करते हैं कि छात्र जीवन, बाबा साहब के छात्र जीवन के बारे में एक पुस्तक की रचना की जाए। दूसरी बात है कि आप सब शिक्षित बने, खूब पढ़ें, खूब पढ़ करके समाज की कुरीति को मिटाने के लिए आप लोग प्रयास करें। समाज में शिक्षा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। किसी भी समाज को बदलने के लिए, समाज के विचार को बदलने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सोच और आपकी शिक्षा यही सबसे बड़ा हथियार होगा। यदि आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित बनेंगे, आपका सोच यदि उन्नत किस्म का होगा तो समाज बदलेगा, देश बदलेगा और सब कुछ बदलेगा। इसलिए आप शिक्षित बने, खूब पढ़ें और अपने जो सहयोगी हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, जो शोषित समाज के लोग हैं, उन्हें प्रोत्साहन दें, उन्हें मोटिवेशन करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, शिक्षित बने। इसके साथ ही मुझे कुछ आवश्यक मीटिंग में भाग लेना है, इसलिए इसी विचारों के साथ, इसी बातों के साथ मैं अपना मंतव्य समाप्त करता हूँ।
धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं, आपने हमारे लिए समय निकाला। और अब हम अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर के यादव सर का अनुरोध करेंगे। एसएससीबी का आज 6वां दिन। अर्थात समापन से एक दिन पूर्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एनएसएस द्वारा आहूत समारोह के मुख्य अतिथि जिला कल्याण पदाधिकारी मनोज बाबू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विशेषज्ञ डॉक्टर जवाहर बाबू, संजय परमार जी, राजकुमार जी, आप सबों को 3 शब्द लिखा हुआ है उस पर, मानवता के पुजारी, प्रखर राष्ट्रभक्त एवं भारत रत्न। किसी भी जब परिनिर्वाण दिवस का अर्थ है कि 6 दिसंबर 1956 मेरे जन्म से 1 वर्ष पहले इनके मृत्यु के बाद 1 वर्ष के बाद में हम लोगों का मेरा जन्म हुआ और दिवस आज मना रहा है, हम लोग मना रहे हैं, प्रतिवर्ष मना रहे हैं, देश के पैमाने पर विश्व में लोग मना रहे हैं। इनके परिनिर्वाण, इनकी मृत्यु दिवस नहीं मना रहे। याद रखना, महान व्यक्ति मरते नहीं, बड़ा व्यक्ति तो मरता नहीं है, शरीर त्यागते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, परिनिर्वाण होता है। और इसी कोटि में सर्वोच्च भारत रत्न की उपाधि से विभूषित मरणोपरांत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान। अभी अभी हमने सुन रहा था जवाहर बाबू को, मनोज बाबू को समानता, शोषण के खिलाफ जन जागृति फैलाना। आज भी हमारे मोदी जी कहते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ सबका विकास में कौन सा नहीं अम्बेडकर है? न ऊंच न नीच, न गरीब न अमीर, न जात न पात, हम सभी मानव हैं, मानवता के पुजारी हैं। बस केवल ख्याल रखना है कि बगल में बैठे यदि हमारे समाज के कोई बच्चे, गरीब बच्चे बैठे हैं तो उनके प्रति सम्मान का भाव रखना, यही पाठ, यही सीख तो हमें बाबा साहब देते हैं। जीवन भर प्रताड़ित रहे, शोषित रहे, कष्ट झेले, अछूत कहकर इन्हें संबोधित किया जाता रहा। आज उनका चिंतन, उनका दर्शन भारत में ही विश्व भर के लिए अमूल्य निधि है। मैं इस परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथ ही आगे का जो कार्यक्रम है आज का, उस कार्यक्रम के लिए सुधांशु जी को अधिक आपके आभारी हैं और आपके नेतृत्व में विद्या महाविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और कार्यक्रम दर कार्यक्रम सीरीज में कार्यक्रम चल रहे हैं और आज भी हमारा कई कार्यक्रम है और इसके बाद हमारा अगला सत्र जो है उसमें हम लोग चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य शिविर लगाने जा रहे हैं और हमारे साथ आज 3 महत्वपूर्ण चिकित्सक, 3 महत्वपूर्ण महिला चिकित्सक हमारे साथ आज उपस्थित हो चुके हैं, हमारे महाविद्यालय में आ चुके हैं। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा आज के इस परिनिर्वाण दिवस को यादगार बनाने के लिए आप सब अनुरोध है कि ग्रुप फोटोग्राफी आज के इस कार्यक्रम के लिए आप लोग करें। आप लोग मंच पे आ जाए।